हेलो दोस्तों, विजडम टीचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग करेंट अफेयर 2026 का जनवरी मंथ का करेंट अफेयर इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और ये करेंट अफेयर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि प्रत्येक एग्जाम में आप लोग देखे होंगे कि एक दिवस के रूप में एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जनवरी मंथ का करेंट अफेयर, ठीक है। आप लोग को बताना है कि पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, बताना है कि गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल किसने शुरू किया है, ठीक है। आप लोग को बताना है कि गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल ये किसके द्वारा शुरू किया गया है। आप लोग को ऑप्शन दिया गया है, पहला दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, दूसरा दिया गया है केरल सरकार के द्वारा, तीसरा दिया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा और चौथा दिया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तो आप लोग को बताना है कि गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल ये किसके द्वारा शुरू किया गया है। इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है कि गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल कर्नाटक सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा ये महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए इसको शुरू किया गया है। याद रखना है आप लोग को कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ठीक है। आप लोग को याद रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य दोस्तों ये है कि महिलाओं को उद्यमी और कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों को उत्पादनों को बेचने के लिए डिजिटल मंच देना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। इसका उद्देश्य आप लोग को याद रखना है कि गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल ये किस लिए चालू किया गया है। तो आप लोग को याद रखना है कि महिला उद्यमी कारीगरों एवं स्वयं सहायता समूहों को उत्पादन को बेचने के लिए एक डिजिटल मंच दिया गया है, ठीक है। और ये किसके नेतृत्व में शुरू किया गया है, तो कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया और वहाँ के जो डिप्टी सीएम है डीके शिव कुमार है, उनके द्वारा ये शुरू किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दोनों और बताना है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है, ठीक है। आप लोग ऑप्शन दिया गया है नई दिल्ली, दूसरा दिया गया है कोचीन, तीसरा दिया गया है बेंगलुरु और चौथा दिया गया है हैदराबाद। आप लोग बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का जो 9वां संस्करण हुआ है वो कहाँ पर किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ये आपका 23 से 26 फरवरी, ठीक है। याद रखना है कि 23 से 26 फरवरी 2026 को ये शुरू किया जाएगा, ठीक है। आप लोग को याद रखना है कि 23 से 26 फरवरी 2026 को ये इसको शुरू किया जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो केरल के कोचीन में किया जाएगा। आप लोग को याद रखना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोचीन हो जाएगा, ठीक है। ये बी हो जाएगा। ये केरल के कोचीन में ये शुरू किया जाएगा, ठीक है। कब से, तो 23 फरवरी 2026 से ये इसको शुरू किया जाएगा। 23 से 26 फरवरी 2026 से ये इसको शुरू किया जाएगा, ठीक है। कहाँ पर, तो केरल के कोचीन में शुरू किया जाएगा, ठीक है। और इसका थीम क्या है, थीम क्या रहेगा दोस्तों, थीम बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग एग्जाम में देखे होंगे कि प्रत्येक एग्जाम में अधिकतर इसकी थीम पूछा जाता है कि इसकी थीम क्या है, ठीक है। तो इसका थीम आप लोग को याद रखना है कि इसका थीम क्या है, स्पाइस 360। आप लोग को याद रखना है स्पाइस 360, स्पाइस 360 गेटिंग। याद रखना है आप लोगों को स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी इसका थीम है, ठीक है। याद रखना है आप लोग को गेटिंग, इसका थीम याद रखना है आप लोग को क्या है, तो स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी इसका थीम है। अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ पर हुआ था, तो आप लोग को याद रखना है कि केरल के कोचीन में हुआ था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। और ये कब से कब किया जाएगा, तो ये 23 से 26 फरवरी 2026 को इसे शुरू किया जाएगा। इसका थीम क्या रहेगा दोस्तों, तो स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी, ठीक है। इसका थीम रहेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 3 नंबर में बताना है दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। आप लोग बताना है कि 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बताना है कि भारत की बिजली वितरण कंपनी ने 2024-25 में कितना कर पश्चात लाभ दर्ज किया है, ठीक है। आप लोग को ऑप्शन दिया गया है 1701 करोड़ रुपया, दूसरा में दिया गया है 2301 करोड़ रुपया, तीसरा में दिया गया है 2701 करोड़ रुपया और चौथा में दिया गया है 3201 करोड़ रुपया। तो आप लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 2023-24 में बताना है कि इसका कितना लाभ अर्जित किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है कि 2701 करोड़ रुपया का लाभ अर्जित किया है 2024-25 वित्त वर्ष में, ठीक है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों 4 नंबर में बताना है दोस्तों आपको कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बताना है आप लोग को, फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 57वां संस्करण, ठीक है। 57वां संस्करण किस मार्ग पर आयोजित किया गया है, ठीक है। यहाँ पर मार्ग पूछा गया है कि किस मार्ग पर इसको शुरू किया गया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है दिल्ली से आगरा, दूसरा दिया गया है पुणे से मुंबई, मुंबई से पुणे और तीसरा में दिया गया है गांधीनगर से सूरत और चौथा में दिया गया है गोंडल से हैदराबाद। तो आप लोग बताना है कि फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 57वां संस्करण ये किस मार्ग पर आयोजित किया गया है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। ठीक है, गोंडल से ये हैदराबाद इस मार्ग को शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये गोंडल कहाँ पर है, तो राजकोट में है। याद रखना है आप लोग को कि गोंडल कहाँ है, तो राजकोट में है। राजकोट में ये गोंडल है। राजकोट किस राज्य में है, तो ये गुजरात में है। ठीक है, ये गुजरात में थी राजकोट है। राजकोट के गोंडल से ये हैदराबाद के लिए ये शुरू किया गया था। ठीक है, जिसमें केंद्रीय मंत्री जो थे डॉक्टर मनसुख मंडिया ने राजकोट के पास गोंडल में कार्यक्रम के नेतृत्व किए, और केंद्रीय मंत्री श्री किशन रेड्डी ने हैदराबाद में 1,000 से अधिक प्रतिभागियों को साथ इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 5 नंबर 5 में बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए 5 में बताना है दोस्तों कि प्रदूषण बढ़ने के कारण ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा चरण कहाँ लागू हुआ है। ठीक है, आप लोग बताना है कि प्रदूषण के बढ़ने के कारण ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP का चौथा चरण कहाँ लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है मुंबई महानगर क्षेत्र में, दूसरा दिया गया है कोलकाता महानगर क्षेत्र में, तीसरा दिया गया है दिल्ली NCR में, और चौथा दिया गया है चेन्नई महासागर क्षेत्र में। ठीक है, तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली NCR में। ठीक है, याद रखना है कि प्रदूषण बढ़ने के कारण ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा संस्करण कहाँ पर, चौथा चरण कहाँ शुरू किया गया था, तो ये दिल्ली NCR में किया गया था। और इसका पहला चरण कब शुरू किया गया था दोस्तों, आप लोग बताना है कि इसका प्रदूषण बढ़ने के कारण ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का पहला चरण कब शुरू किया गया था, तो आप लोग को याद रखना है कि 2017 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, 2017 में इसको शुरू किया गया था, याद रखना है आप लोग को। और चौथा चरण जो है वो कहाँ, नई दिल्ली NCR में इसे लागू किया गया था 2026 में। याद रखना है 2026 में ये चौथा चरण है। ठीक है, और 2017 में इसका पहला चरण हुआ था। ठीक है, याद रखना है कि पहला चरण इसका 2017 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में बताना है दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 6 में बताना है दोस्तों कि काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, जो काजीरंगा जो एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन किसके द्वारा किया गया है, आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग को ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, दूसरा दिया गया केंद्रीय परिवहन मंत्री के द्वारा, और तीसरा दिया गया है असम के मुख्यमंत्री के द्वारा, और चौथा दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की भूमि पूजन ये कहाँ पर किसके द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये इसको शुरू किया गया है। ठीक है, और ये असम के कलियाबोर में ये कुल लागत कितना है इसका दोस्तों, तो 6,950 करोड़ रुपया है। ठीक है, याद रखना है 6,950 करोड़ रुपया से अधिक की लागत वाली काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन किया गया है। ठीक है, इसे 86 किलोमीटर परियोजना में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 35 किलोमीटर का एलिवेटेड हिस्सा शामिल है, जो जैव विविधता बचाने के लिए कनेक्टिविटी सुधारेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7 नंबर बताना है दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए 7 नंबर बताना है दोस्तों आप लोग को कि आदिवासी वैद्य का भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था। ठीक है, आप लोग को बताना है कि आदिवासी वैद्य का भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित हुआ है। पहला ऑप्शन दिया गया है भोपाल में, दूसरा रांची, तीसरा जयपुर, और चौथा दिया गया है हैदराबाद। ठीक है, तो आप लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं हम लोग। ये आदिवासी वैद्य की भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम ये आप लोग को 16 से 17 जनवरी के बीच किया गया था। ठीक है, आप लोग को याद रखना है 16 से 17 जनवरी के बीच ये शुरू किया गया था। 16 से 17 जनवरी 2026 को ये शुरू किया गया था। ठीक है, याद रखना है आप लोग को। और ये कहाँ पर किया गया था, तो हैदराबाद में। ठीक है, याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हैदराबाद का तेलंगाना में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये जनजातीय कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा इसे आयोजित किया गया था। इस पहल का उद्देश्य स्वदेशी चिकित्सा को मुख्य धारा की सुरक्षा और प्रणाली से जोड़ना और आदिवासी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था। ठीक है, और इसका इसका इस कार्यक्रम के दौरान भारत की पहली राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना के लिए भुवनेश्वर के साथ ये पहला MOU का हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, तो पहला राज्य के साथ कौन है जो जिसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किया गया है, तो वो भुवनेश्वर के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए 8 नंबर बताना है दोस्तों आप लोग को कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 8 में दिया गया है कि स्टार्टअप इंडिया पहल के कितने वर्ष पूरा हो गया है। ठीक है, आप लोग को बताना है कि स्टार्टअप इंडिया पहल का कितने वर्ष पूरा हो गया है। आप लोग को ऑप्शन दिया गया है 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष और 11 वर्ष। तो बताना है कि स्टार्टअप इंडिया बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग को बताना है कि स्टार्टअप इंडिया ये पहल का ये कितने वर्ष पूरा हो गया है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग को बताना है कि स्टार्टअप इंडिया शुरू कब हुआ था। ये जो स्टार्टअप इंडिया पहल है ये इसकी शुरुआत कब हुआ था। ठीक है, तो आप लोग बताना है कि इसकी शुरुआत कब हुआ था। तो इसकी शुरुआत दोस्तों हुआ था 16 जनवरी
16 जनवरी 2016 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, याद रखना है कि स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत सबसे पहले कब शुरू किया गया था भारत में? तो ये 16 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था। ठीक है, और 16 जनवरी 2026 को ये कितने वर्ष पूरा हो गया इसका? तो 10 वर्ष पूरा हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है कि 16 जनवरी 2026 में ये कितने वर्ष पूर्ण कर लिया है? तो ये 10 वर्ष पूर्ण कर लिया है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है कि ये 10 वर्ष इसका पूरा हो गया है। ठीक है, तो स्टार्टअप इंडिया पहल के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए 9 में दिया गया है दोस्तों कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का थीम क्या है? ठीक है, आप लोग को बताना है कि जो ब्रिक्स का अध्यक्षता 2026 का थीम क्या है? भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 का थीम क्या है? आप लोग को ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर वैश्विक विकास साझेदारी, दूसरा दिया गया है नवाचार डिजिटल समावेशी, तीसरा दिया गया है सहयोगी विकास और शांति, चौथा में दिया गया है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और धारणीयता के लिए निर्माण। ठीक है, तो आप लोग बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखना है कि भारतीय ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का थीम क्या है? तो लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और धारणीयता के लिए निर्माण। ठीक है, इसका थीम हो जाएगा। चलिए 10 का आंसर बताना है क्या होगा? 10 में दिया गया है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के जो रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर ये क्या रख दिया गया है? ठीक है, आप लोग बताना है कि मध्य प्रदेश का जो रातापानी टाइगर रिजर्व है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? सबसे पहले बताना है दोस्तों ये रातापानी कितने नंबर का भारत का टाइगर रिजर्व है? ठीक है, आप लोग को बताना है कि ये रातापानी भारत के कितने नंबर का टाइगर रिजर्व है? तो आप लोग को बता दो दोस्तों कि ये 70, जिसका नाम बदल दिया गया है, हाल ही में इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आप लोग को ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, दूसरा दिया गया है डॉक्टर श्रीधर बड़कर, और चौथा में दिया गया है सलीम अली, और डी में दिया गया है MS स्वामीनाथन। तो बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? पुरातात्विक विद्वान है। ठीक है, उनके नाम पर ये रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम रखा गया है। टाइगर रिजर्व जो रातापानी टाइगर रिजर्व है उसका नाम बदल के इनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो आप लोग बताना है कि इनको डॉक्टर श्रीधर बकाकर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आप बताना है कि इनको भारत का पद्म श्री कब दिया गया था? ठीक है, इनको पद्म श्री भी पुरस्कार मिला है, तो बताना है कि इनको पद्म श्री पुरस्कार कब मिला था? तो आप लोग को याद रखना है कि इनको पद्म श्री पुरस्कार 1975 में इनको दिया गया था। ठीक है, याद रखना है। और ये रातापानी अभ्यारण्य जो है वो मध्य प्रदेश का कितने नंबर का अभ्यारण्य है? ठीक है, आप लोग को बताना है कि ये मध्य प्रदेश का ये कितने नंबर का रातापानी टाइगर रिजर्व जो है वो कितने नंबर का है मध्य प्रदेश का? तो मध्य प्रदेश का ये 8वां टाइगर रिजर्व है। याद रखना है 8वां टाइगर रिजर्व है, और भारत का कितना है? तो 57वां है। ठीक है, और यहाँ पर बाघ, तेंदुआ और भालू ये निम्न प्रकार के जीव रहते हैं। ठीक है, और ये भारत सरकार के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अधिसूचित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों आप लोग को 11 नंबर। ठीक है, बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका बताना है दोस्तों आप लोग को 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बताना है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, आप लोग बताना है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF, ठीक है, आप लोग नाम सुने होंगे, NDRF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग को ऑप्शन दिया गया है 18 जनवरी, बी में दिया गया है 19 जनवरी, सी में दिया गया है 20 जनवरी, और डी में दिया गया है 21 जनवरी। तो आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 19 जनवरी, 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया NDRF के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग बताना है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग को बताना है कि NDRF का स्थापना कब हुआ था? तो आप लोग बता दो दोस्तों कि NDRF का स्थापना 2006 में हुआ था। ठीक है, आप लोग को याद रखना है कि NDRF का स्थापना कब हुआ था? तो 2006 में, 19 जनवरी 2006 को इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, और यह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित एक विशेष बल है। ठीक है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो NDRF किसके अंतर्गत आता है? तो आप लोग को याद रखना है कि ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है NDRF। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। और इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है कि प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से राहत और बचाव कार्य इसके द्वारा किया जाता है, NDRF के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 12 नंबर। ठीक है, आप लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए अगला क्वेश्चन बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 12 नंबर बताना है कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति की 88वां बैठक कहाँ पर आयोजित किया गया है? ठीक है, 88वां बैठक पूछा गया है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति का जो 88वां बैठक हुआ है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? आप लोग ऑप्शन दिया गया है भोपाल, दूसरा जयपुर, तीसरा नई दिल्ली, और चौथा दिया गया है देहरादून। तो आप लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति की 88वां बैठक कहाँ पर आयोजित किया गया है? आप लोग को ऑप्शन 4 दिया गया है। आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर
क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद रखना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की अस्थायी समिति की 28वें जो बैठक हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो नई दिल्ली में इसको हुआ था। ठीक है, और 19 जनवरी 2026 को ये हुआ था। ठीक है, याद रखना है आप लोग को, 19 जनवरी 2026 को। ठीक है, ये 88वां बैठक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, आप लोग को बताना है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के द्वारा ये शुरू किया गया था। तो बताना है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है। ठीक है, अभी वर्तमान में भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? तो आप लोग को याद रखना है कि भूपेंद्र यादव है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है कि ये कौन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव है। ठीक है, याद रखना है कि भूपेंद्र यादव कौन है? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ये है, जो नई दिल्ली में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति की 28वां की बैठक की अध्यक्षता इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, आप लोग याद रखना है कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की जो अस्थायी समिति की जो अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? तो ये भूपेंद्र यादव जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, और ये कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है, याद रखना है आप लोग को। और कब किया गया है? तो 19 जनवरी 2026 को ये किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बताना है दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 13 में बोला गया है दोस्तों कि लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा? ठीक है, आप लोग को ऑप्शन दिया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा, दूसरा दिया गया है नीति आयोग के द्वारा, और तीसरा दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, और चौथा दिया गया है विदेश मंत्रालय के द्वारा। तो आप लोग को बताना है कि लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबानी ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। याद रखना है आप लोगों को लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबानी किसके द्वारा किया गया है? तो चुनाव आयोग के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये कब किया गया था? आप लोग को याद रखना है कि ये 21 से 23 जनवरी 2026 को ये किया गया था। ठीक है, आप लोग को याद रखना है 21 से 23 जनवरी 2026 के बीच ये किया गया है। ठीक है, और ये भारत में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 2026 में आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय चुनाव आयोग के तत्वाधान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्था द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन बताना है आप लोगों को कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें पूछा गया है कि 11वां अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रज्ञान पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बताना है कि जो 11वां अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो शुरू किया गया था, तो आप लोग को बताना है कि जो जिसमें पुरस्कार एक दिया गया था प्रज्ञान पानी पुरस्कार, तो वो किसको दिया गया है? ठीक है, इसमें आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसमें ऑप्शन दिया गया पंडित भीमसेन जोशी, दूसरा दिया गया उस्ताद अजमद अली खान को, और तीसरा दिया गया है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया को, और चौथा दिया गया है संगीतकार इलैया राजा को दिया गया है। तो आप लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद रखना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये संगीतकार इलैया राजा को ये 11वां अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रज्ञान पानी पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, और देने का कारण क्या है? तो भारतीय सिनेमा और संगीत में उनके अद्वितीय योगदान के कारण इनको ये पुरस्कार दिया गया है, प्रज्ञान पानी पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, और ये 11वें जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो शुरू महोत्सव जो शुरू किया गया है, ये कब से कब चलेगा दोस्तों? तो ये आप लोग को 28 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, आप लोग को याद रखना है कि 1 फरवरी, 28 जनवरी से 1 फरवरी तक ये चलेगा। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि 2025 से 26 के लिए भारत के आर्थिक विकास अनुमान को 0.7% से बढ़ाकर 7.3% करने के किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, इसमें आप लोग को इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये संगीतकार इलैया राजा को ये पुरस्कार दिया गया है। तो आप लोग बताना है कि जो ये पुरस्कार जो है प्रज्ञान पानी पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब से हुआ है? ठीक है, आप लोग बताना है कि इसका शुरुआत कब हुआ है? तो ये 2014 से है। ठीक है, याद रखना है आप लोग को कि 2014 से ये पुरस्कार देने का शुरू किया गया है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत कब से हुआ है? तो 2014 से हुआ है, याद रखना है। और ये 11वां था 2026 में, जो ये 11वां अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो इसका शुरुआत आप लोग का 2014 से ये अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
इसमें बताना है कि 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक विकास अनुमान को 0.7% से बढ़ाकर 7.3% किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो आप लोग बताना है कि ये किसके द्वारा किया गया है। आप लोग को ऑप्शन दिया गया है विश्व बैंक के द्वारा, दूसरा दिया गया है एशियाई बैंक के द्वारा, तीसरा दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा और चौथा दिया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो इसको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। IMF के द्वारा ये घोषणा किया गया था। ठीक है, ये IMF के द्वारा ये 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक विकास का अनुमान इसके द्वारा IMF के द्वारा लगाया गया था कि 0.7% बढ़ाकर 7.3% किया गया था इनके द्वारा। ठीक है, और इसमें संयुक्त राष्ट्र यूएनए के द्वारा ये कितना सुझाव दिया गया था, यूएनए ने अनुमान लगाया था, वो कितना बोला था, तो 7.2%। ठीक है, आप लोग याद रखना है कि 7.2 यूएनए के द्वारा रहने का अनुमान लगाया गया था। और नीति आयोग के द्वारा कितना अनुमान किया गया था, नीति आयोग के द्वारा कितना अनुमान लगाया गया था दोस्तों, तो ये 7% अनुमान लगाया गया था। ठीक है, 7% या उससे अधिक का संभावना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 16 नंबर। आप लोग बताना है कि 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। 16 में दोस्तों आप लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए 16 में बताना है दोस्तों कि विश्व आर्थिक मंच की 56वां जो वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित किया गया है। ठीक है, आप लोग बताना है कि विश्व आर्थिक मंच WEF की 56वां जो वार्षिक बैठक हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। ठीक है, आप लोग को ऑप्शन दिया गया है जेनेवा, बी में दिया गया है ज्यूरिक और सी में दिया गया है बर्न और तीसरा में डी में दिया गया है दावोस क्लोस्टर्स। ठीक है, आप लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो विश्व आर्थिक मंच का ये 56वां वर्षगांठ ये शुरुआत का हुआ था। तो ये 19 से 23 जनवरी के बीच हुआ था। याद रखना है आप लोग को कि 19 से 23 जनवरी के बीच शुरू हुआ था। ठीक है, आप लोग याद रखना है कि 19 से 23 जनवरी 2026 के बीच ये शुरू किया गया था। और कहाँ पर हुआ था, तो ये स्विट्जरलैंड के दावोस में किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये स्विट्जरलैंड के दावोस के क्लोस्टर्स में ये आयोजित किया गया था। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग को बताना है कि पश्चिमी तट के तटरक्षक बल कमांडर के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। ठीक है, आप लोग को बताना है कि जो पश्चिमी तट के तटरक्षक बल कमांडर के रूप में कार्यभार किसने संभाला है। आप लोग को ऑप्शन दिया गया है BK सिंह, SP शर्मा और AK सिंह वर्मा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, MB पाठक हो जाएगा। ठीक है, MB पाठक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, MB पाठक, जो पश्चिमी तट के तटरक्षक बल के कमांडर के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाले हैं। ठीक है, पश्चिमी तट के याद रखना है आप लोग को। ADG जो MB पाठक ने पश्चिमी तट के तटरक्षक बल कमांडर के रूप में कार्यभार इन्होंने संभाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बताना है आप लोग को, इसका राइट आंसर क्या होगा। इससे बताना है कि यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग बताना है कि यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 का उद्घाटन बताना है कि 1.0 का उद्घाटन ये किसके द्वारा किया गया है। आप लोग को ऑप्शन दिया गया है स्वास्थ्य मंत्री, बी में दिया गया है राज्यपाल और सी में दिया गया है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और डी में दिया गया है केंद्रीय आयुष मंत्री। ठीक है, तो बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे कि ये यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव ये 1.0 ये है क्या। ठीक है, और ये कहाँ पर किया गया है, तो आप लोग को याद रखना है कि ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में किया गया था। उत्तर प्रदेश में इसको किया गया था। कहाँ पर उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया था, तो लखनऊ में, याद रखना है लखनऊ में, लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया था, तो आप लोग को याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, आदित्यनाथ योगी हैं, उनके द्वारा ये किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है दोस्तों, आप लोग बता दो दोस्तों कि ये स्वास्थ्य सेवा में तकनीकी नवाचार, डिजिटल और स्वास्थ्य समाधान, मेडिकल डिवाइस निर्माण और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए ये इसकी उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 19 नंबर। ठीक है, आप लोग बताना है कि 19 का राइट आंसर क्या होगा।
चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है क्या होगा। आप लोग बताना है कि 19 में पूछा गया है कि पिछले 3 वर्ष में बाल लिंग बाल लिंग अनुपात 947 से बढ़कर 964 किस राज्य का हुआ है। ठीक है, आप लोग उस राज्य का नाम बताना है जिस राज्य में 3 वर्ष पिछले 3 वर्ष में बाल जो लिंगानुपात है वो 947 से बढ़कर 964 हो गया है। तो राज्य का नाम बताना है कि वो किस राज्य में हुआ है। आप लोग का ऑप्शन दिया गया है उत्तराखंड, बी में दिया गया है हिमाचल प्रदेश, सी में दिया गया है हरियाणा और डी में दिया गया है पंजाब। तो बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों में पिछले 3 वर्ष में बाल लिंगानुपात जो है वो 947 से बढ़कर कितना हो गया है, 964 हो गया है। ठीक है, जो एक शिमला में एक समझौता हुआ था, एक शिमला में सम्मेलन शिमला में एक सम्मेलन के दौरान वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, हिमाचल प्रदेश का है तो सुखविंदर सिंह है। ठीक है, उन्होंने यह अनाउंस किया था कि बोला था कि यह सुधार बालिका के सुरक्षा के लिए सरकार के निरंतर और गंभीर प्रयासों का परिणाम है। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो सुखविंदर सिंह, उन्होंने ये शिमला में ये एक सम्मेलन में ये बताए थे कि यह सुधार बालिकाओं की सुरक्षा के लिए सरकार के निरंतर और गंभीर प्रयासों का ये परिणाम है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कि जो पिछले 3 वर्ष में जो बाल लिंगानुपात जो 947 से 964 हुआ है तो वो किस राज्य में हुआ है। तो आप लोग को याद रखना है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि 20 नंबर क्वेश्चन बताना है कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति जो है वो भारत आए थे। ठीक है, आधिकारिक यात्रा पर भारत आए थे, तो कब आए थे। ठीक है, तो आप लोग को डेट बताना है कि किस तारीख को ये आए थे। आप लोग को ऑप्शन दिया गया है 17 जनवरी, दूसरा दिया गया है 18 जनवरी, तीसरा दिया गया 19 जनवरी और चौथा दिया गया है 20 जनवरी। तो आप लोग को बताना है कि जो संयुक्त अरब अमीरात के जो राष्ट्रपति भारत आए थे वो कब किस तारीख को आए थे। सबसे पहले आप लोग को बताना है कि जो संयुक्त अरब अमीरात के जो राष्ट्रपति हैं इनका क्या नाम है। ठीक है, इनका नाम बताना है। तो इनका नाम है दोस्तों शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ठीक है, याद रखना है शेख नहयान। ठीक है, आप लोग को याद रखना है कि इनका नाम क्या है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ये भारत के आधिकारिक यात्रा पर ये भारत आए थे। ठीक है, ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो संयुक्त अरब अमीरात के हैं। इन ये किस तारीख को आए थे तो आप लोग को याद रखना है कि ये 19 जनवरी को आए थे। 19 जनवरी 2026 को ये भारत के आधिकारिक यात्रा पर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 21 में बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग को बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है 18 जनवरी को, दूसरा दिया गया है 19 जनवरी को, तीसरा दिया गया है 20 जनवरी को और चौथा दिया गया है 21 जनवरी को। तो आप लोग बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। याद रखना है आप लोग को कि 20 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इस बताना है कि ये सबसे पहले कब मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति दिवस ये मनाने की परंपरा कब से शुरू है। ठीक है, ये पहला कब मनाया गया था। आप लोग को बताना है कि किस सन में ये पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति दिवस मनाया गया था। तो आप लोग को याद रखना है कि ये मनाया गया था पहला जो 20 जनवरी 2010 में मनाया गया था। ठीक है, आप लोग को याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति स्वीकृति दिवस ये आप लोग को 20 जनवरी 2010 को आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है। आप लोग को बता दो दोस्तों कि इसका मुख्य उद्देश्य विकलांग लोगों के प्रति सामाजिक स्वीकृति और समावेशी को बढ़ावा देना और विविधता को अपनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो इसका मुख्य उद्देश्य है विकलांग लोगों के प्रति सामाजिक स्वीकृति और समावेशी को बढ़ावा देना और उनका विविधता को अपनाना। ठीक है, इनका मुख्य मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, और इसके संस्थापक के रूप में किसको माना जाता है, तो एनी हॉपकिंस को माना जाता है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है कि एनी एनी हॉपकिंस को माना जाता है। ठीक है, इसके संस्थापक माना जाता है, इनकी याद में ये शुरू किया गया था।
याद रखना है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति दिवस ये सबसे पहले कब मनाया गया था? तो 20 जनवरी 2010 को मनाया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 जनवरी हो जाएगा। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 21। 22 में बताना है दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें बोला गया है दोस्तों, बताना है कि लुधियाना में अपना पहला ड्रोन सेंचुरी खोला गया है। ठीक है, तो बताना है कि लुधियाना किस राज्य में पड़ता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग ऑप्शन दिया गया हरियाणा, दूसरा हिमाचल प्रदेश, सी में दिया राजस्थान और डी में दिया गया पंजाब। तो आप लोग बताना है कि लुधियाना में ये पहला ड्रोन सेंचुरी खोला गया है। तो आप लोग बताना है कि लुधियाना जो है वो किस राज्य में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। ये लुधियाना किस में है? तो पंजाब में है। इसका डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 23 में बताना है दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 23 में बोला गया है दोस्तों कि राघव की अमृत। ठीक है, राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, किसने लिखा है? ठीक, आप लोग बताना है कि राघव का अमृत, राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आप लोग को ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन दिया गया है राम बहादुर राय, दूसरा दिया गया है सुरेंद्र कुमार पचौड़ी। ठीक है, और सी में दिया गया है अशोक मलिक और डी में दिया गया है नीलकंठ मिश्री। ठीक है, आप लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों। तो ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है तो उसका नाम बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये सुरेंद्र कुमार पचौड़ी के द्वारा ये बुक लिखा गया है। राघव का अमृत, राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है। सुरेंद्र कुमार पचौड़ी के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, और ये किसके बारे में ये बुक में किसका किसका मेंशन किया गया है तो आप लोग बताएं दोस्तों कि ये बुक में जो विषय है वो, यह पुस्तक राम जन्मभूमि आंदोलन और चुनौती और अदालती फैसलों पर आधारित है। ठीक है, जितना भी राम जन्मभूमि के बारे में जो जो जन्मभूमि आंदोलन और चुनौती और अदालती जो फैसला पर आधारित ये बुक लिखी गई है। ठीक है, याद रखना है आप लोग को। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 24 में बताना है दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें बताना है दोस्तों कि सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए स्कॉच पुरस्कार 2025 25 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, आप लोग बताना है कि स्कॉच पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है। आप लोग को ऑप्शन दिया गया है बीएसएनएल को, सी डॉट को और सी में दिया गया है ट्राई को और डी में दिया गया है एनआईसी को। ठीक है, तो आप लोग बताना है कि जो स्कॉच पुरस्कार जो 2025 दिया गया है तो वो किसको दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद रखना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कॉच पुरस्कार 2025 ये सी डॉट को दिया गया है। ठीक है, याद रखना है कि दूरसंचार विकास केंद्र को उसकी सेल ब्रॉडकास्ट सोल्यूशन के लिए ये जो हुआ था स्कॉच पुरस्कार 2025 ये कौवा सम्मेलन था। तो आप लोग को याद रखना है कि 104वां सम्मेलन था। ठीक है, 104वां सम्मेलन था जिसमें ये 2025 स्कॉच पुरस्कार 2025 जो दिया गया है इसको, तो सी डॉट को 104वां सम्मेलन जो था स्कॉच के शिखर सम्मेलन में स्कॉच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया और यह सम्मान सार्वजनिक सुरक्षा, आपदा संचार और डिजिटल शासन से इसके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 25 में बताना है दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताना है कि अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित कुंभलगढ़। ठीक है, आप लोग नाम सुने होंगे कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जो है वो पर्यावरण से संवेदनशील क्षेत्र ये किसने घोषित किया था। आप लोग बताना है कि जो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है उसको पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र ये किसके द्वारा घोषित किया गया था। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन दिया गया है नीति आयोग के द्वारा, बी में दिया है राज्य सरकार के द्वारा और सी में दिया गया है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा और डी में दिया गया है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के द्वारा। तो आप लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ये घोषित किया गया था कि कुंभलगढ़ जो वन्य जीव अभयारण्य है उसे पर्यावरण संवेदनशील के क्षेत्र क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है, याद रखना है आप लोग को।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 26 में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग बताना है कि 2032 तक द्विपक्षीय जो व्यापार व्यापार को $2000 अरब डॉलर करने का लक्ष्य किन दो देशों के बीच यह निर्धारित किया गया है। ठीक है, आप लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है भारत अमेरिका, दूसरा दिया गया है जापान, भारत जापान, और तीसरा दिया गया है भारत यूएई, और चौथा दिया गया है भारत ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कि वो कौन सा दो देश हैं जिनके द्विपक्षीय व्यापार समझौते में बोला गया है कि 2032 तक 200 अरब डॉलर का लक्ष्य हासिल करने के लिए ये निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो उस देश का नाम बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, भारत और यूएई। आप लोग को बता दो दोस्तों कि भारत और यूएई के बीच में 2032 तक अपने द्विपक्षीय गैर तेल व्यापार को बढ़ाकर $2200 और अरब डॉलर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो याद रखना है भारत और यूएई, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 27। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग को बताना है कि 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 27 में दोस्तों बोला गया है कि ये गैंगस्टरों से मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन पहल शुरू किया गया है। ठीक है, तो बताना है कि ऑपरेशन पहल ये किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन दिया गया है, ये हरियाणा पुलिस के द्वारा, 2 नंबर में दिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, और सी में दिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, और डी में दिया गया है पंजाब पुलिस के द्वारा। तो बताना है कि गैंगस्टरों से मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार, ठीक है, शुरू किया गया है। तो बताना है कि ये किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। ठीक है, ये पंजाब पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, जो गैंगस्टर नेटवर्क को खत्म करने और पंजाब को गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए ये ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया था। ठीक है, याद याद रखना है आप लोग को कि पंजाब पुलिस ने राज्य में गैंगस्टर नेटवर्कों को खत्म करने और संगठित अपराधों को खत्म करने के लिए ये ऑपरेशन प्रहार को शुरू किया गया था इनके द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 28 नंबर बताना है कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का जो छठा संस्करण हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ है। आप लोग को बताना है कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का ये छठा संस्करण ये कहाँ हुआ था। आप लोग को ऑप्शन दिया गया है मनाली, श्रीनगर, लेह और गंगोटक। आप लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जो खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का जो छठा संस्करण हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था। आप लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। खेलो इंडिया शीतकालीन का जो पहला संस्करण हुआ था दोस्तों, वो कब हुआ था, तो 2020 में हुआ था। ठीक है, याद रखना है कि 2020 में ही इसका पहला संस्करण हुआ था। ठीक है, पहला संस्करण हुआ था। पहला संस्करण कब हुआ था, तो 2020 में हुआ था। आप लोग को याद रखना है कि पहला संस्करण 2020 में हुआ था। ये छठा संस्करण है। छठा संस्करण कब हो रहा है, तो 2026 में। याद रखना है कि छठा संस्करण कब हो रहा है, तो 2026 में। तो बताना है कि 2026 में ये कहाँ पर किया गया था। तो आप लोग बता दूं दोस्तों कि ये 20 जनवरी 2026 को ये आप लोग का लेह और लद्दाख में शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लेह लद्दाख में ये शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, ये भारत में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देना। ठीक है, जिसमें कौन कौन से खेल आते हैं, तो आइस हॉकी आते हैं, स्केटिंग आता है, और स्कीइंग स्कीइंग आती है। ठीक है, और ये जो इसका विशेषता ये है दोस्तों कि ये 2026 के संस्करण में 21 राज्य केंद्र शासित प्रदेश को 1200 से अधिक भी प्रतिभागियों ने इसमें इस खेल में भाग लिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 29 में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग बताना है कि इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप और क्षमता निर्माण योजना 1 वर्ष पूरा होने का जश्न मनाया गया है। तो बताना है कि किसके द्वारा मनाया गया है। पहला दिया गया है मैत्री, दूसरा दिया गया है नीति आयोग, और तीसरा दिया गया है निक्सी, और चौथा दिया गया है ट्राई के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग बताना है कि इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप और क्षमता निर्माण योजना के 1 वर्ष पूरे होने पर ये जश्न मनाया गया है, तो किसके द्वारा मनाया गया है। ठीक है, तो आप लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद रखना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, ये नेशनल इंटरनेट एक्सिस एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये निक्सी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग को याद रखना है कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये कब शुरू किया गया था, तो दोस्तों आप लोग को याद रखना है कि 19 जनवरी 2026 को ये जश्न ये लोग मनाए थे। ठीक है, याद रखना है आप लोग को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 30 नंबर। 30 में बताना है दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताना है 30 में दोस्तों कि भारत ने वर्ष 2025 में 47 अरब डॉलर का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात लक्ष्य हासिल करने की घोषणा किया है। तो बताना है कि ये किसने किसने किया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है वाणिज्य मंत्री, और दूसरा दिया गया है वित्त मंत्री, और तीसरा दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, और डी में दिया गया है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो आप लोग बताना है कि भारत ने वर्ष 2025 में 47 अरब डॉलर का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक निर्यात का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा किसने किया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था। तो आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसकी घोषणा कब किया गया था आप लोगों को, ये 19 जनवरी, याद रखना है 19 जनवरी 2026 को ये घोषणा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था आप लोग बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के द्वारा ये किया गया था। अगला देखेंगे हम लोग 31। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताना है कि 31 में दोस्तों मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर का राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ये तीनों राज्य का स्थापना दिवस एक तिथि को मनाया जाता है, वो तिथि कौन सा है। ठीक है, आप लोग को दिया गया है 19 जनवरी, बी में दिया गया है 20 जनवरी, सी में दिया गया है 21 जनवरी, और डी में दिया गया है 22 जनवरी। तो आप लोग को बताना है कि मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर का राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 जनवरी को। ठीक है, ये आपका सी हो जाएगा। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर का राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखना है कि 21 जनवरी को मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग बताना है कि इसकी स्थापना कब हुआ था। ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर राज्य की स्थापना कब हुआ था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग को बताना है कि इसकी स्थापना कब हुआ था। 21 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो बताना है कि इसकी स्थापना कब हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों को बता दो दोस्तों कि इसका स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ था। याद रखना है कि मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर की स्थापना कब हुआ था, तो 21 जनवरी 1972 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, और किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो आप लोग को अधिनियम अगर पूछेगा तो याद रखना है कि अधिनियम जो था वो 1971 था। याद रखना है जो 1971 अधिनियम के तहत ये पूर्ण राज्य का दर्जा मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, याद रखना है आप लोग को। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 32। 32 क्वेश्चन बताना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 32 में बताना है दोस्तों कि अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का किताब किसने जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का किताब किसके द्वारा जीता गया है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग को ऑप्शन दिया गया है मुंबई, कर्नाटक, सौराष्ट्र, विदर्भ। आप लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि विजय हजारे ट्रॉफी जो 2024-25 का किताब किसके द्वारा जीता गया है। तो ये विदर्भ के द्वारा जीता गया है। याद रखना है आप लोग को कि ये विदर्भ के द्वारा जीता गया है। विदर्भ ने किसको हराया है, तो सौराष्ट्र को हराया था। कितने रनों से, तो 38 रन से हराया था। ठीक है, याद रखना है कि 38 रनों से ये हराया था। तो इस बार 2025-26 के विजेता कौन है, तो विदर्भ है। याद रखना है कि विदर्भ इसका विजेता है, और वो विजेता कौन है, तो सौराष्ट्र है। ठीक है, ये 38 रन से विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराया था। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि जो 24-25 का विजेता कौन था। ठीक है, आप लोग बताना है 2024-25 का विजेता कौन था। ठीक है, तो 2024-25 का विजेता आप लोग को याद रखना है कि कर्नाटक था। ठीक है, 2024-25 का
जो सीजन जो 24-25 का सीजन था वो उसमें विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन, कर्नाटक बना था। ठीक है, याद रखना है आप लोग को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 33। 33 में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग बताना है कि इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव में कौन सा शामिल हो गया है। ठीक है, आप लोग ऑप्शन दिएगा ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ईरान और जापान। आप लोग बताना है कि इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव में कौन शामिल हुआ है। ठीक है, तो उसका नाम बताना है। आप लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है, तो बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका सी हो जाएगा, ईरान इसमें शामिल हुआ है। अगला हम लोग देखेंगे 34 में बताना है दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। गणतंत्र दिवस परेड में वंदे मातरम के 150 वर्ष विषय पर झांकी कौन प्रस्तुत करेगा। ठीक है, वंदे मातरम का 150 वर्ष पूर्ण हुआ है, तो बताना है कि उस 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये जो वंदे मातरम की झांकी ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, ये पहला ऑप्शन दिया गया है रक्षा मंत्रालय, दूसरा दिया गया है गृह मंत्रालय, और तीसरा दिया गया है सांस्कृतिक मंत्रालय, और चौथा दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। तो आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। वंदे मातरम के 150वां विषय पर झांकी किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। याद रखना है, 150वां विषय पर झांकी किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, तो बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। याद रखना है आप लोग को, ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसकी झांकी प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और ये झांकी कब प्रस्तुत की जाएगी, तो आप लोग को याद रखना है कि ये 26 जनवरी 2026 को ये प्रस्तुत की जाएगी। कहाँ पर, तो कर्तव्य पथ पर। कर्तव्य पथ पर ये प्रस्तुत की जाएगी, याद रखना है आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 35। 35 में बताना है दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिसंबर 2026 में वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत रहा है। आप लोग बताना है कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिसंबर 2026 में वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत रहा है। ठीक है, तो आप लोग को ऑप्शन दिया गया है, ये 0.02%, बी में दिया गया है 0.03% और सी में दिया गया है 0.04% और डी में दिया गया है 0.05%। तो आप लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है 0.04% रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिसंबर 2026 के वार्षिक आधार पर 0.04% रहा है, और यह श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया था। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे 36 नंबर। 36 में बताना है दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आप लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताना है कि देश भर में 887 एटीएम चालू करके अपना एटीएम ढांचे को आधुनिक किसने बनाया है। ठीक है, आप लोग बताना है कि किसके द्वारा भारत में 887 एटीएम चालू करके अपने एटीएम ढांचे को आधुनिक आधुनिक किसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोग को ऑप्शन दिया गया है एसबीआई के द्वारा, बी में दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, और सी में दिया गया है डाक विभाग के द्वारा, और डी में दिया गया है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। तो आप लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताना है कि देश भर में 887 एटीएम चालू करके अपने एटीएम ढांचे को आधुनिक किसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डाक विभाग के द्वारा। सी राइट आंसर हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद रखना है कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डाक विभाग ने देश भर में 887 एटीएम चालू करके अपने एटीएम ढांचे को आधुनिक बनाया है, और इस पहल का उद्देश्य बैंकिंग सेवा का ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूलन बनाना है, जिससे वित्तीय समावेश सुनिश्चित हो सके। ठीक है, याद रखना है आप लोग को। अगला देखेंगे 37 नंबर। 37 में बताना है दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
37 बताना है कि दुनिया के सबसे बड़े काशिवा जाकी कारिवा परमाणु संयंत्र में एक रिएक्टर को फिर से चालू किया गया है। तो बताना है वो किस देश के द्वारा चालू किया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है चाइना के द्वारा, दूसरा दिया गया है दक्षिण कोरिया, और सी में दिया गया है अमेरिका के द्वारा, और डी में दिया गया है जापान के द्वारा। तो आप लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, किसके द्वारा चालू किया जाएगा। तो आप लोग बता दो दोस्तों, ये जापान के द्वारा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये जापान के द्वारा ये चालू किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 38 में बताना है दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, बताना है कि सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच किसको बनाया गया है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग बताना है कि जो सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम है उसका कोच किसको नियुक्त किया गया है। ठीक है, आप लोग को ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर मेयप्पन मुथैया, ठीक है, बी में दिया गया है अमेलिया वलवार्डे, ठीक है, और सी में दिया गया है एलेक्स एम्ब्रोस, और डी में दिया गया है थॉमस डेन रवि। तो बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, किसको बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ये अमले अमेलिया वर्ल्ड रेड को बनाया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ये किस देश के हैं, तो कोस्टा रिका के मूल निवासी हैं। ठीक है, याद रखना है कि कोस्टा रिका का मूल निवासी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 39। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ये इमेज से पहचान गए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि 39 में बताना है कि नासा के अंतरिक्ष यात्री जो 27 वर्ष की सेवा के बाद अंतरिक्ष एजेंसी से जो अमेरिका के अमेरिका से वे अंतरिक्ष अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी से ये सेवा ले ली है। ठीक है, तो बताना है कि इनका नाम क्या है। आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सुनीता विलियम। ठीक है, ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है जो 27 वर्ष के बाद ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी से ये सेवानिवृत्त ले ली है। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बताना है आप लोग को कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताना है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल जो आवास है उसका नाम बदल दिया गया है। तो बताना है कि उसका नाम क्या रखा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है राजभवन, दूसरा लोक भवन, और तीसरा जन सदन, और चौथा दिया गया है जन भवन। तो आप लोग बताना है कि जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के जो आवास है उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है। ठीक है, आप लोग के पास 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, जन भवन, याद रखना है कि जन भवन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के जो आवास है उसको नाम क्या रखा गया है, तो जन भवन नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए 41 क्वेश्चन बताना है आप लोग को। 41 नंबर क्वेश्चन बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें बोला गया है दोस्तों 41 में कि स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर रोशन सिंह, आप लोग नाम सुने होंगे ठाकुर रोशन सिंह, ठीक है, जिनकी जयंती मनाई गई है। तो बताना है कि किस तारीख को मनाई गई है। पहला ऑप्शन दिया गया है 20 जनवरी, दूसरा 21 जनवरी, सी में दिया गया है 22 जनवरी, और डी में दिया गया है 23 जनवरी। तो आप लोग को बताना है कि स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर रोशन सिंह की जयंती कब मनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आप लोग को कि ठाकुर रोशन सिंह की जयंती कब मनाई गई थी, तो 22 जनवरी को मनाई गई थी। तो आप लोग बताना है कि ठाकुर रोशन सिंह की जन्म कब हुआ था। ठीक है, इनका जन्म बताना है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो आप लोग बता दो दोस्तों कि इनका जन्म जो हुआ था वो 22 जनवरी 1892 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखना है कि ठाकुर रोशन सिंह की जन्म जो है वो 22 जनवरी 1892 में ये उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में शाहजहांपुर के जिले के नवादा गांव में इनका जन्म हुआ था। याद रखना है, शाहजहांपुर के नवादा जिला।
याद रखना है कि नवादा जिला में इनका नवादा गांव में इनका जन्म हुआ था। किसका? तो ठाकुर रोशन सिंह का जन्म हुआ था। और ये स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर रोशन सिंह की जयंती प्रति वर्ष 22 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। और उनका जन्म कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1892 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के नवादा गांव में इनका जन्म हुआ था। और ये महान क्रांतिकारी थे। ठीक है। जिन्होंने काकोरी कांड जो हुआ था दोस्तों, में प्रमुख भूमिका निभाने के बाद 19 दिसंबर 1927 को शहीद हुए थे। याद याद रखना है, ये कब शहीद हुए थे? ये स्वतंत्रता सेनानी थे। और ये काकोरी जो कांड हुआ था जिसमें ये प्रमुख भूमिका निभाए थे, और इनका 19 दिसंबर, याद रखना है कि 19 दिसंबर 1927 को, ठीक है, 1927 को ये शहीद हुए थे। याद रखना है आप लोग को। बहुत सारे आंदोलन में इनका योगदान भी रहा है। काकोरी कांड में इनका बहुत सारा योगदान था, और असहयोग आंदोलन में भी ये थे। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य भी थे। आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 42 में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग बताना है दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 2026 में दोस्तों ये CDEM 2026 जो लॉन्च किया गया था, में ECI नेट की डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने किसने लॉन्च किया है? ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन दिया गया है गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, नीति आयोग और चुनाव आयोग। तो आप लोग बताना है कि ये किसके द्वारा ये प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था। तो इसके बारे में दोस्तों आप लोग को बता दें, जो ECI नेट जो है उसके बारे में दोस्तों बता दें हम कि ECI जो नेट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा चुनावी सेवा मंच है, जो भारत के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक की सभी चुनाव सेवाओं को एक सहज अनुभव में एकत्रित करता है। और यह भारत में निर्वाचन आयोग के 40 से अधिक ऐप इस पोर्टल में शामिल किया गया है। ठीक है। ये एक पोर्टल जारी किया गया है किसके द्वारा? ये चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है। और ये जिसमें सबसे अधिक ऐप इसमें इस पोर्टल में शामिल है। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे 43 नंबर। ठीक है। आप लोग बताना है कि 43 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। 43 नंबर में बताना है कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग बताना है कि काबुल को 7.5 टन जीवन रक्षक कैंसर की दवा किस देश ने भेजी है? आप लोग बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जीवन रक्षक कैंसर की दवा किस देश ने काबुल में ये 7.5 टन जीवन रक्षक कैंसर की दवा किस देश ने भेजी है? आप लोग को ऑप्शन दिया गया है रूस, बी में दिया गया है भारत, सी में दिया गया है ईरान और डी में दिया गया है चाइना। तो आप लोग बताना है कि काबुल यानी अफगानिस्तान को 7.5 टन जीवन रक्षक कैंसर की दवा किस देश के द्वारा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के द्वारा दिया गया है। ठीक है। आप लोग को बता दें दोस्तों कि भारत ने अफगानिस्तान को तत्कालीन चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काबुल को 7.5 टन जीवन रक्षक कैंसर की दवा भेजी गई है। और ये मानव सहायता आवश्यकता और स्वास्थ्य देखभाल के सहायता और जन केंद्रित सहयोग के माध्यम से अफगान लोगों के समर्थन करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को यह दर्शाती है। ठीक है। अगला देखेंगे 44 में बताना है दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 44 में बताना है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रीय विद्युत पारेषण नेटवर्क ने 5 लाख सर्किट किलोमीटर का आंकड़ा किस मंत्रालय के अंतर्गत पार किया है? ठीक है। तो आप लोग को ऑप्शन दिया गया है कोयला मंत्रालय, बी में दिया गया है आप लोग को नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय, और सी में दिया गया है विद्युत मंत्रालय, और डी में दिया गया है भारी उद्योग मंत्रालय। तो बताना है कि ये किसके द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत मंत्रालय। ठीक है। सी राइट आंसर हो जाएगा। ये विद्युत मंत्रालय के द्वारा अंतर्गत ये पार किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। आप लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 45 बताना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है दोस्तों, वो कितने वर्ष पूरा हो गया है? ठीक है। आप लोग को ऑप्शन दिया गया है 9 जनवरी, सॉरी, 9 वर्ष, 10 वर्ष, और सी में दिया गया है 11 वर्ष, डी में दिया गया है 12 वर्ष। तो आप लोग बताना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ये कितने वर्ष अपना पूरा कर लिया है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग बताना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कब शुरू किया गया था।
आप लोग बताना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ये सबसे पहले कब शुरू किया गया था। तो आप लोग बता दो दोस्तों कि ये सबसे पहले शुरू किया गया था कब, तो 22 जनवरी। आप लोग को याद रखना है कि 22 जनवरी 2015 को ये शुरू किया गया था, ठीक है। आप लोग को याद रखना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान ये कब शुरू किया गया था, तो 22 जनवरी 2015 को, ठीक है। याद रखना है कि 2015 को ये शुरू किया गया था। और ये कितने वर्ष पूरा कर लिया है, तो 11 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। कि 2026 में ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने कितने वर्ष पूरा कर लिया है, तो ये 11 वर्ष पूरा कर लिया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 वर्ष, ठीक है। आप लोग बता दो दोस्तों कि बेटी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को 11 वर्ष पूर्ण हो रहा है, और 22 जनवरी 2015 को यह हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया था। आप लोग को याद रखना है कि ये कहाँ से शुरू किया गया था, तो हरियाणा के पानीपत से, ठीक है। पानीपत से ये शुरू किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये अभियान उस समय शुरू हुआ था जब देश के कई हिस्सों में जन्म के समय लिंग लिंग अनुपात एवं गंभीर चिंता बन चुका था, ठीक है। उसी समय ये शुरू किया गया था कब, तो 22 जनवरी 2015 को ये हरियाणा के पानीपत से ये शुरू किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों आप लोग को 46 नंबर। 46 में बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें बोला गया है दोस्तों, बताना है कि नेपाल के चुनाव के लिए 61 वाहनों का पहला जत्था किसने उपहार में दिया है, ठीक है। किसके द्वारा उपहार में दिया गया है। नेपाल में चुनाव के लिए 51 वाहनों का पहला जत्था ये किसने उपहार के रूप में दिया गया है नेपाल को। तो बताना है कौन सा देश दिया है। पहला ऑप्शन दिया है चाइना, दूसरा भूटान, तीसरा भारत और डी में दिया गया है जापान। तो बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये भारत के द्वारा ये 61 वाहनों का पहला जत्था उपहार के रूप में नेपाल को चुनाव के लिए दिया गया है, ठीक है। जिसमें भारत ने 5 मार्च को होने वाले चुनाव के लिए नेपाल को 60 पिकअप अप वाहनों का पहली खेप उपहार में दिया गया है। याद रखना है आप लोग को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर, ठीक है। आप लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताना है कि तंबाकू और निकोटीन से बने सभी उत्पादनों पर पूर्ण प्रतिबंध किस राज्य सरकार के द्वारा लगाया गया है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है कि तंबाकू और निकोटीन से बने सभी पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध किस राज्य सरकार ने लगाया है। तो आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है केरल सरकार के द्वारा, बी में दिया गया उड़ीसा सरकार के द्वारा, सी में दिया गया बिहार सरकार के द्वारा और डी में दिया गया झारखंड सरकार के द्वारा। तो आप लोगों को बताना है कि तंबाकू और निकोटीन से बने सभी उत्पादनों पर पूर्ण प्रतिबंध किस राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ये उड़ीसा सरकार के द्वारा पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। तंबाकू और निकोटीन से जितने भी पदार्थ या उत्पादन होते हैं वो पूर्ण रूप से प्रतिबंध उस राज्य में कर दिया गया है। तो उड़ीसा के द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रतिबंध कब लगा था, तो आप लोग को याद रखना है कि 21 जनवरी 2026 को ये लागू किया गया था, ठीक है। पूर्ण प्रतिबंध कर दिया गया था। पूरे राज्य में तंबाकू और निकोटीन से युक्त सभी उत्पादन जैसे गुटखा, पान मसाला, खैनी, जर्दा के उत्पादन, भंडार और परिवहन और बिक्री पर यह पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। यह कदम सर्वोच्च न्यायालय और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के निर्देश के पालन में लिया गया है, ठीक है। याद रखना है आप लोग को। और इसका उद्देश्य क्या है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और पहले के नियमों को खामियों को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। याद रखना है कि तंबाकू और निकोटीन से उत्पादन सभी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा राज्य है, तो उड़ीसा है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताना है दोस्तों 48 नंबर, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग बताना है कि 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 48 में बताना है दोस्तों आप लोग को कि भारत के दिग्गज बैडमिंटन स्टार ने खेल से संन्यास की घोषणा किया है, ठीक है। बताना है उस खिलाड़ी का नाम क्या है। आप लोग बताना है कि भारत के दिग्गज बैडमिंटन स्टार ने खेल से संन्यास की घोषणा किया है, तो उस खिलाड़ी का नाम क्या है, उसका नाम बताना है। आप लोग को ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर पीवी सिंधु, बी में दिया गया है साइना नेहवाल और सी में दिया गया है ज्वाला गुट्टा और डी में दिया गया अश्विनी पोनप्पा, ठीक है। तो आप लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है कि भारतीय बैडमिंटन दिग्गज खिलाड़ी साइना नेहवाल, ठीक है। याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइना नेहवाल ने 20 जनवरी को, याद रखना है कि 20 जनवरी 2026 को ये
35 वर्ष की उम्र में बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, इसका एज कितना हो गया है, तो 35 वर्ष की उम्र में ये बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा इनके द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइना नेहवाल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 49। 49 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें बताना है दोस्तों 49 में कि अटल पेंशन योजना, ठीक है, आप लोग इस नाम से परिचित होंगे। अटल पेंशन योजना को वित्तीय वर्ष जो 2030 से 31 तक जारी रखने की मंजूरी किसने दी थी। ठीक है, आप लोग बताना है कि अटल पेंशन योजना को वित्तीय वर्ष 2030 से 31 जनवरी 2030 से 2030 से 31 तक जारी रखने की मंजूरी किसके द्वारा दिए गया है। ठीक है, तो ये आप लोग का पहला ऑप्शन दिया गया है नीति आयोग के द्वारा, बी में दिया गया है संसद द्वारा, सी में दिया गया है प्रधानमंत्री द्वारा और डी में दिया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। तो बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि ये किस मंत्रिमंडल के द्वारा ये अटल पेंशन योजना को जो वित्तीय वर्ष है 2030 से 31 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है, वो किसके द्वारा दी गई है। तो आप लोग बताना है कि वो इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले आप लोग को बताना है दोस्तों कि जो अटल पेंशन योजना है दोस्तों, ये सबसे पहले शुरू कब किया गया था। ठीक है, आप लोग बताना है कि अटल पेंशन योजना ये सबसे पहले शुरू कब किया गया था। तो आप लोग को याद होगा दोस्तों, ये 1 जून 2015 को ये शुरू किया गया था। ठीक है, याद रखना है आप लोग को, 1 जून 2015 को ये शुरू किया गया था। और 1 जून 2015 को ये शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था कि 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 से लेकर 5,000 तक रुपया तक गारंटीकृत न्यूनतम मासिक पेंशन प्रदान करना था। ठीक है, और इसका समय सीमा जो 2030 से 31 तक 31 तक जारी रखने के लिए किसके द्वारा ये किसके मंजूरी मिला है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा ये मंजूरी इनको मिला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और केंद्रीय मंत्रिमंडल के से इनको मंजूरी मिली है, और जिसका अध्यक्षता किसने के द्वारा किया गया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये अध्यक्षता किया गया था। ठीक है, और याद रखना है कि 1 जून 2015 को ये अटल पेंशन योजना शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 50 नंबर। ठीक है, आप लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताना है दोस्तों कि अंतर्राज्यीय सहयोग के माध्यम से प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा विकास के लिए एमओयू साइन किया गया है। ठीक है, तो बताना है किस सरकार के बीच ये एमओयू साइन किया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है उड़ीसा और झारखंड के द्वारा, बी में दिया गया है मेघालय और असम के द्वारा, और सी में दिया गया है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के द्वारा, और डी में दिया गया है उड़ीसा और मेघालय के द्वारा। तो आप लोग बताना है कि ये किसके द्वारा ये एमओयू साइन किया गया है। ठीक है, प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल शिक्षा और विकास के लिए। तो बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग को बता दो दोस्तों, ये एमओयू साइन जो हुआ था वो 20 जनवरी 2026 को ये साइन हुआ था। ठीक है, कौन कौन सरकार के द्वारा, तो ये उड़ीसा सरकार और मेघालय सरकार के द्वारा हुआ था। ठीक है, उड़ीसा और मेघालय सरकार के द्वारा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है उड़ीसा और मेघालय सरकार के द्वारा ये एमओयू साइन किया गया था, जिनमें अंतर और राज्य सहयोगी के माध्यम से प्रारंभिक बाल अवस्था को देखभाल शिक्षा एवं विकास को सुदृढ़ करने के लिए एक समझौते पर एमओयू द्वारा हस्ताक्षर किया गया था इन दोनों राज्य के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 51 में बताना है दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के परिक्रमण दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग एग्जाम में बहुत बार ये देखने को मिला होगा। तो बताना है कि इसकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती या परिक्रमण दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग को ऑप्शन दिया गया है 21 जनवरी, बी में दिया गया है 22 जनवरी, सी में दिया गया है 23 जनवरी और डी में दिया गया है 24 जनवरी। तो बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 23 जनवरी। ठीक है, याद रखना है कि 23 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में परिक्रमण दिवस हर साल 23 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना है। और आप लोग को बताना है दोस्तों कि 2026 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कितने नंबर की जयंती मनाई गई है। ठीक है, आप लोग को बताना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 2026 में ये कितने नंबर का जयंती मनाई गई है।
तो आप लोग को याद रखना है कि ये कितने नंबर का था, तो 129वां इनका जन्म दिवस था। ठीक है, 129वां जयंती मनाई गई थी। और आप लोग को बताना है दोस्तों कि ये पराक्रमण दिवस जो मनाया जाता है, पराक्रमण दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाने की शुरुआत कब से हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कि ये 2021 से ये शुरू किया गया था मनाने का। ठीक है, 23 जनवरी को 2021 से मनाने की शुरुआत किया गया था पराक्रमण दिवस के रूप में। तो आप लोग को बताना है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग को याद रखना है कि 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, तो 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ था। और ये पराक्रमण दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो आप लोगों को बता दो दोस्तों कि पराक्रमण दिवस मनाने का उद्देश्य है कि नेताजी के साहस और वीरता और स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान को सम्मिलित करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 52 नंबर। 52 में बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। 52 में बताना है कि गणतंत्र दिवस परेड 2026 की झांकी में प्रकाश गंगा किस मंत्रालय की है। ठीक है, आप लोग बताना है कि गणतंत्र दिवस परेड 2026 में झांकी प्रकाश गंगा किस मंत्रालय की है। पहला ऑप्शन दिया गया है गृह मंत्रालय, बी में दिया गया है नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय, और सी में दिया गया है संस्कृति मंत्रालय, और डी में दिया गया है केंद्रीय विद्युत मंत्रालय। तो आप लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में झांकी प्रकाश गंगा किस मंत्रालय की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा ये गणतंत्र दिवस परेड में 2026 में विद्युतीय मंत्रालय प्रकाश गंगा की झांकी का प्रदर्शन करेगा। और यह झांकी बिजली और सार्वभौमिक पहुंच हासिल करने से लेकर वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा ऊर्जा नेता के रूप में उभरते उभरते तक भारत के विकास को उजागर करती है, जो एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा ये झांकी निकाली जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। 53 में बताना है दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताना है दोस्तों 53 में कि हांगकांग एशिया फिल्म वित्त पोषण फोरम के ये 24वां जो संस्करण हुआ था दोस्तों के लिए किस शॉर्ट लिस्ट किया गया है, किसको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। जो हांगकांग एशियाई फिल्म वित्त पोषण फोरम के 24वें संस्करण के लिए किसे शॉर्ट लिस्ट किया गया है, तो उस फिल्म का नाम बताना है, किस फिल्म को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है द केरल स्टोरी, बी में दिया गया है थ्री ऑफ अस, और सी में दिया गया है फिश ऑफ मैन, और डी में दिया गया है ऑल डेट ब्रदर्स। तो बताना है कि किस फिल्म को यह शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। याद रखना है, फिश ऑफ मैन को शॉर्टलिस्ट किया गया है। और इसका आयोजन कब कब किया जाएगा, तो ये आपका 17 से 19 मार्च को किया जाएगा। ठीक है, याद रखना है 17 से 19 मार्च 2026 को ये किया जाएगा। जिसको किस फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है, तो फिश ऑफ मैन को ये शॉर्टलिस्ट इसके द्वारा किया गया है। ठीक है, शॉर्टलिस्ट किया गया है, और यह फिल्म 38 देशों में 414 प्रस्तावों में से चुनी गई प्रारंभिक परियोजनाओं में से एक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 44 में बताना है दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग बताना है कि 44 में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताना है कि ग्लोबल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है दोस्तों, आप लोग को यहाँ पर मिस्टेक है दोस्तों, ये ग्लोबल नहीं है, यहाँ पर आप लोग को गल्फ फूड है। ठीक है, गल्फ फूड, गल्फ फूड बताना है कि गल्फ फूड 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था। ठीक है, यहाँ ग्लोबल नहीं होगा, और यहाँ पर क्या है गोल्फ फूड। ठीक है, गोल्फ फूड
2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, पहला ऑप्शन है सिंगापुर, बी में अबू धाबी, सी में दुबई और डी में दोहा। तो आप लोग बताना है कि ये कहाँ पर किया जाएगा। तो आप लोग बता दो दोस्तों कि ये 26 जनवरी 2026 को ये आयोजित किया जाएगा। तो कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दुबई में किया जाएगा। ठीक है, ये जो गोल्फ फूड 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो दुबई में किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो 26 जनवरी 2026 को किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 55 नंबर। ठीक है, 55 में बताना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताना है कि 77वें गणतंत्र दिवस परेड में ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित झांकियां प्रस्तुत किसके द्वारा किया जाएगा? ठीक है, बताना है कि 77वें जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा 2026 में, तो बताना है कि जो ऑपरेशन सिंदूर पर जो झांकियां निकाला जाएगा वो किसके द्वारा निकाला जाएगा। ठीक है, आप लोग को ऑप्शन दिया गया भारतीय नौसेना के द्वारा, बी में दिया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा, और डी में दिया गया, सी में दिया गया है भारतीय सेना के द्वारा, और डी में दिया गया है अर्धसैनिक बलों के द्वारा। तो बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ये झांकियां किसके द्वारा निकाला जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। याद रखना है भारतीय सेना के द्वारा। आप लोग बता दो दोस्तों कि गणतंत्र दिवस पर भारतीय सेना प्रस्तुत करेगी ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित झांकियां। जो 77वें गणतंत्र दिवस के परेड समारोह में भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित एक झांकियां प्रस्तुत करेगी, जिसमें देश के विजय और इस ऑपरेशन से प्रदर्शित तीनों सेनाओं को एकजुट को दर्शाया जाएगा। ठीक है, दर्शाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 56 नंबर। 56 में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताना है दोस्तों कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन का 32वां जो संस्करण किसने जारी किया है? ठीक है, जारीकर्ता का नाम बताना है। ठीक है, नीति आयोग, ए में दिया गया है, बी में बताना है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी में दिया गया कैबिनेट सचिवालय, और डी में दिया गया प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग। आप लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। याद रखना है कि प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के द्वारा ये राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन का 32वां संस्करण ये शुरू किया गया था। ठीक है, एक कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने जनवरी 2026 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन के फोरम को मासिक रिपोर्ट में 32वां संस्करण को जारी किया गया है। यह रिपोर्ट दिसंबर 2025 तक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ई सेवा के वितरण के प्रगति के आकलन करती थी। ठीक है, याद रखना है ये कौन सा संस्करण था? तो 32वां संस्करण था। और इसका मुख्य फोकस क्या है? तो 24,000 से अधिक ई सेवा को आकलन, जिसमें अस्थायी प्रशासन और उपयोगिता के सेवा क्षेत्र प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 57 नंबर। 57 में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताना है 57 में दोस्तों कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 के लिए प्रथम चरण का ट्रायल कौन शुरू करेगा? ठीक है, किसके द्वारा ये ट्रायल शुरू किया जाएगा? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026। इसमें आप लोग ऑप्शन दिया गया है भारतीय खेल प्राधिकरण, बी में दिया गया है युवा कार्य और खेल मंत्रालय, और सी में दिया गया है जम्मू और कश्मीर खेल परिषद, और डी में दिया गया है जनजातीय कार्य मंत्रालय। ठीक है, तो बताना है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 के लिए प्रथम चरण के ट्रायल कौन शुरू करेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। ठीक है, जम्मू और कश्मीर खेल परिषद के द्वारा ये शुरू ट्रायल किया जाएगा।